स्नेक टंग हिलती हुई मुझे घूर रही थी। उसने मेरी कल्टीवेशन महसूस की, फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट पीक। उसकी नज़र में मैं सिर्फ एक चींटी था, लेकिन उसकी सोल की गहराई में अचानक एक अजीब सिहरन दौड़ गई, जैसे सामने खड़ा आदमी कहीं जाना पहचाना हो, लेकिन एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर उसके सैकड़ों साल की कल्टीवेशन को कैसे चैलेंज कर सकता था। एक और इंसान मौत ढूंढने आया है, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे डांटियन की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से सर्कुलेट होने लगी। वह ऐसे राउट पर फ्लो कर रही थी जो मेरे करंट रियल्म से बहुत ऊपर था। ये वो सीक्रेट टेक्निक थी जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में खुद बनाई थी। सेलेस्टियल सॉवरेन ऑफ येलो रिवर की अल्टीमेट किलिंग मूव। सोल पावर को गाइड बनाकर, हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल ऑरा को सोर्ड बनाकर एक उंगली में कंडेंस करना। एक उंगली, और येलो रिवर टेम्पल की तरह 10,000 माइल्स तबाह। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक की स्पिरिचुअल पावर से इस सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट करना ऐसा था जैसे छोटे कटोरे में पूरा नदी समाने की कोशिश करना। शरीर पर टेरिबल बैकलैश पड़ना तय था, लेकिन इस टेक्निक की असली कुंजी स्पिरिचुअल पावर नहीं, बल्कि डाओ कॉम्प्रिहेंशन थी। और मेरे पास 300 साल की अंडरस्टैंडिंग थी। साथ ही सिस्टम की ब्लेसिंग ने मेरी सोल कॉम्प्रिहेंशन को और भी गहरा बना दिया था। जायंट सरपेंट थोड़ा इम्पेशेंट हो गई। उसकी विशाल टेल मेरी तरफ घुमा दी गई। वो टेरिफाइंग पावर एक पहाड़ को भी धूल में बदल सकती थी। मैं आखिरी सीमा तक साइड स्टेप करके बचा। टेल बस मेरे कपड़ों को छूती हुई जमीन पर गिरी। अगले ही पल 100 मीटर के रेडियस में जमीन धंस गई और एक विशाल क्रेटर बन गया। मैंने हवा में 3 फ्लिप्स लगाए और अपना बैलेंस संभाला। जमीन पर उतरने से पहले ही मेरी राइट हैंड आगे उठ चुकी थी। मेरी इंडेक्स फिंगर की नोक पर डार्क ब्लू लाइट का एक छोटा सा बिंदु कंडेंस हो गया। वो लाइट चमकदार नहीं थी, बल्कि गहरी, अंधेरी, एबिस में जलती स्पिरिचुअल फ्लेम जैसी। जायंट सर्पेंट की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। उस टाइनी लाइट पॉइंट में उसने ऐसा टेरिफाइंग पावर महसूस किया जो उसे सच में मार सकता था। अगर मेरी पिछली और वर्तमान दोनों जिंदगियां जोड़ भी दी जाए, तब भी नामुमकिन है कि तुम जैसा एक मामूली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरी उंगली आगे बढ़ चुकी थी। येलो रिवर फिंगर। मेरी उंगली की नोक से गहरे नीले रंग की रोशनी की एक विशाल किरण फूटी। हवा को चीरते हुए उसने ऐसी तीखी आवाज निकाली जैसे खुद स्पेस फट रहा हो। वो आवाज किसी लाइट बीम की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश ही चीर दिया गया हो। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इंसानी आंख उसे पकड़ ही नहीं सकती थी। वो डार्क ब्लू लाइट उस जायंट पाइथन की भयानक आंखों में चमकी। ये रोशनी, अगले ही पल उसका विशाल मुंह खुल गया और आसमान से काले खून की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान ब्लैक वाटरफॉल बन गया हो। जायंट सरपेंट का शरीर नियंत्रण खो बैठा। वह सीधे आसमान से गिरा और शहर की सड़कों पर जा टकराया। धमाके से सैकड़ों मीटर तक धूल की लहर फैल गई। एक नासेंट सोल ग्रेट डीमन, सिर्फ एक उंगली से खत्म। मैं धीरे से जमीन पर उतरा, लेकिन मेरा दायां हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यह हाई लेवल टेक्निक को जबरदस्ती इस्तेमाल करने का बैकलैश था। मेरी कई नसों में छोटी छोटी दरारें पड़ चुकी थीं। होठों के किनारे से खून बह निकला। आसपास बचे हुए जिम ब्यूरो मेंबर्स पूरी तरह स्तब्ध थे। लिंतियन धूल और मलबे से लथपथ रूइन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक ऐसा युवक जिसकी कल्टीवेशन बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पीक जैसी लग रही थी, उसने एक ऐसी ग्रेट डीमन बीस्ट को एक उंगली से मार दिया जिससे वह खुद आधा मिनट भी नहीं लड़ पाया। हियांगहाई सिटी में ऐसा मॉन्स्टर कब आया? लेकिन इससे पहले कि कोई शौक से बाहर निकलता, आसमान फिर से फट गया। इस बार दरार पहले से भी बड़ी और कहीं ज्यादा गहरी थी। रिफ्ट से निकलती ओरा ने आधे लोगों का खून जमा दिया। अर्थ ग्रेट डीमन ओरा। फिर उस दरार से एक ह्यूमनॉइड सिलुएट बाहर निकली। हाँ, ये वह रेंगर नहीं, उड़कर नहीं, बल्कि आराम से चलते हुए बाहर आया, जैसे उसे इस दुनिया के हर जीव से ऊपर होने का पूरा विश्वास हो। उसका शरीर इंसानों जैसा था, चेहरा पुरुष का, लेकिन इतना सुंदर कि डरावना लगे। त्वचा सफेद जेड जैसी, लेकिन उसकी आंखें गोल्डन वर्टिकल स्नेक प्यूपल्स। उसने पिच ब्लैक आर्मर पहना हुआ था। उसकी पीठ से निकले डार्क पर्पल स्केल्ड विंग्स पूरे आसमान का आधा हिस्सा ढक रहे थे। अर्थ ग्रेट डीमन एम्परर,
सैक्रेटेला वानमिंद्रा। मैं वहीं खड़ा रहा, उस टेरिफाइंग प्रेशर को महसूस करते हुए जो आसमान से उतर रहा था। इस लेवल की डीमन बीस्ट, पूरे ब्लू स्टार पर ऐसी मौजूदगी शायद ही कभी दिखाई दी थी। और अब वह सीधे छोटी सी हियंगहाई सिटी में प्रकट हुई थी। लिंतियन का चेहरा अब स्टील ब्लू नहीं बल्कि मौत जैसा सफेद पड़ चुका था। उसने काउंटलेस बैटल्स देखी थीं लेकिन कभी अर्थ ग्रेड एग्जिस्टेंस का सामना नहीं किया था, क्योंकि पूरे चाइना में सिर्फ एक अर्थ ग्रेड एबिलिटी यूजर था और वह इस समय नॉर्दर्न रीजन में दूसरी अर्थ ग्रेड डीमन बीस्ट को रोक रहा था। मतलब साफ था, हियांगहाई के पास इस चीज से लड़ने की ताकत ही नहीं थी। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर्स अब भी घूम रहे थे। सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए पूरा दृश्य चाइना के अपोकलिप्स ब्यूरो हेडक्वार्टर्स तक लाइव जा रहा था। कमांड रूम में मौत जैसी खामोशी थी। बड़ी स्क्रीन पर सागरा वान मिंद्रा किसी उतरते हुए डीमन गॉड जैसा लग रहा था। एम्परर लेवल, एक और अर्थ ग्रेड मॉन्स्टर, ये हियांगहाई सिटी में कैसे प्रकट हो सकता है? वो तो सिर्फ सी लेवल डिफेंस सिटी है। नॉर्दर्न रीजन के चुड़ी से तुरंत कांटेक्ट करो, अभी देर नहीं हुई। सबकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। वहीं दूसरी तरफ साकरा वान मिंद्रा ने नीचे रुइंस में खड़े कांपते इंसानों को देखा। उसके चेहरे पर प्योर कंटेम्प्ट वाली मुस्कान फैल गई। अभी जो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हुई थी, कुछ दिलचस्प थी। उसकी गोल्डन स्नेक आईज मुझ पर टिक गईं। तुमने मेरी वैनगार्ड को मारा? मैंने मुट्टियां भींच ली। येलो रिवर फिंगर के बैकलैश से मेरा दायां हाथ अब भी दर्द कर रहा था। मेरिडियंस की दरारें अभी तक भरी नहीं थीं। नासेंट सोल तक पहुंचे बिना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की अर्थ ग्रेड डीमन बीस्ट का सामना करना, जीतने की संभावना लगभग शून्य थी। सच कहूं तो मैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भाग सकता था। सेलेस्टियल वेनरेबल बॉडी मूवमेंट आर्ट और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्पिरिचुअल पावर मिलाकर मैं कम से कम उसके डिटेक्शन रेंज से बाहर निकल सकता था। लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मेरे पीछे लोग थे। बेहोश पड़ी ह्यूमन याओ, घायल लिंतियन और वो ब्यूरो मेंबर्स जिन्हें इवैक्यूएट होने का मौका नहीं मिला। इस शहर के अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ भागते लाखों आम लोग। लेकिन छोटी आंट, शायद वो अभी भी जिंदा हो। अगर मैं यहां मर गया तो सू सिटी जाकर उसे कौन ढूंढेगा? लेकिन अगर मैं भाग गया तो यहां के लोगों का क्या होगा? मैं कभी सेंट नहीं रहा। इमॉर्टल कल्चरेशन के 300 सालों में मैंने झूठ बोले, धोखा दिया, कांटलेस लोगों को मारा, हर तरह के गंदे काम किए। लेकिन ये ब्लू स्टार है मेरी जन्मभूमि। मैं अपने देश के लोगों को मरता छोड़कर पीठ नहीं दिखा सकता। शायद इसकी वजह वो एक बात थी जो आंट बचपन से मुझे सिखाती थी, ग्वायन, इंसान के पास कॉन्शियंस होना चाहिए। दीतियन शायद मेरी चुप्पी से नाराज हो गया। चींटियां, तुम इंसान बस इतने ही हो। सुप्रीम एग्जिस्टेंस के आदेश पर मैं इस दुनिया में उतरा हूं। सोचा था कुछ मजा आएगा, लेकिन सब कितना बोरिंग निकला। सुप्रीम एग्जिस्टेंस, मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो ये डीमन बीस्ट्स रैंडम डिमेंशनल रिफ्ट्स से नहीं आ रही, इन्हें किसी ने भेजा है। लेकिन कौन? मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल डीतियन गायब हो गया। नहीं, वह इतना तेज नहीं था कि मैं देख ना पाऊं, बल्कि वह सच में मेरी नजरों से गायब हो गया था। अगले ही सेकंड वह मेरे बगल में खड़ा था। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। दाहिनी तरफ से एक विनाशकारी ताकत आई। मेरा शरीर कैनन बॉल की तरह उछला। मैं काउंटलेस बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ दूर जा टकराया। आखिरकार चौथी दीवार में मेरे मुंह से खून का फव्वारा निकला। मेरी कई पसलियां टूट चुकी थीं। अंदरूनी अंग अपनी जगह से खिसक गए थे। मेरिडियंस कोलैप्स होने लगे थे। बस अब यही अंत है। खुद को बाहर खींचकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरी नजर धुंधली हो चुकी थी। मुंह खून से भरा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह साफ था। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की मिडिल स्टेज। मेरी मौजूदा कल्टीवेशन और हालत के साथ सामने से लड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन किसने कहा कि मुझे सामने से ही लड़ना पड़ेगा? मैंने होठों के किनारे से बहता खून पोंछा और मुस्कुरा दिया। जिचेन ने भौहें चढ़ाई। मौत के किनारे खड़ा इंसान अब भी हंस रहा था। उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो देखना चाहता हो कि इस चींटी के पास आखिर कौन सा ट्रम्प कार्ड बचा है। मैंने अपनी लाइफ स्पैन जलानी शुरू कर दी। ये एक फॉरबिडन टेक्निक थी, जिसमें अपनी जिंदगी खत्म करके थोड़े समय के लिए अपनी लिमिट से कई गुना ज्यादा ताकत हासिल की जाती थी।
ज्यादातर साधारण कल्टीवेटर्स अपनी लाइफ स्पैन चलाकर मुश्किल से एक या दो छोटे रेल्स ही बढ़ा पाते थे, लेकिन मैं कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं था। मेरा डांटियन कंटेनर टेंसन लेवल का था। टेक्निक्स को समझने की मेरी क्षमता भी टेंसन लेवल की थी। मेरे अंदर सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी थी, और लाइफ स्पैन जलाने से लाइफ फोर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदला जा सकता था। जिंदगी के बदले ताकत, जान के बदले जान। अचानक मेरे डंटियन से जलती हुई शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। गोल्डन कोर, गोल्डन कोर इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, पीक, फिर नासेंट सोल इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, पीक, और यही मेरी लिमिट थी। इससे आगे बढ़ना लाइफ स्पैन जलाना नहीं, बल्कि सीधा आत्मविनाश होता। नासेंट सोल पीक बनाम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज। बीच में पूरा एक बड़ा रेल्म और दो छोटे रेल्म्स का फर्क था। देखने में अब भी ये पक्की मौत जैसी स्थिति थी, लेकिन मेरे लिए इतना काफी था, बिल्कुल काफी। मुझे सिर्फ एक वार करना था। मैंने अपने पूरे शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके दाहिने हाथ में समेट लिया। मेरी हथेली में एक इल्यूजनरी लंबी तलवार बनने लगी। तलवार पूरी तरह बन चुकी थी। उसका रूप बिल्कुल एक असली मॉर्टल सोर्ड जैसा था, पूरी तरह पारदर्शी और हल्की चांदी जैसी सफेद रोशनी छोड़ती हुई। ये मेरी पिछली जिंदगी की नेटल सोर्ड टेक्निक थी, फॉलिंग स्टार। इसमें अटैक रेंज की कुर्बानी देकर सारी शक्ति को एक ही बिंदु में कंडेंस्ड किया जाता था। एक तलवार का मोमेंटम टूटते तारे जैसा होता है, जब तक खुद टूट ना जाए तब तक रुकता नहीं। आखिरकार डीन को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने उस इल्यूजनरी सोर्ड के अंदर छिपी डरावनी शक्ति को महसूस कर लिया। ये नेसेंट सोल लेवल की ताकत नहीं है, तू आखिर है क्या? पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया, लेकिन आखिर वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का पुराना मॉन्स्टर था। उसके पास हिडन कार्ड्स कैसे नहीं होते? मगर ठीक उसी पल जब वो कुछ करने ही वाला था, आसमान फट गया। इस बार सिर्फ स्पेस में दरार नहीं आई थी, बल्कि पूरा फर्मेंट चीर दिया गया था। पूरी ब्लू स्टार का समय जैसे थम गया। आसमान को पार करती हुई एक मिल्की वे अचानक स्वर्गीय गुंबद से फूट पड़ी। तारों की रोशनी नौ आसमानों से गिरते चांदी के झरने जैसी चमक रही थी। मैं उस पल का एहसास कभी नहीं भूल सकता। उस मिल्की वे से निकलता प्रेशर इतना विशाल था कि इंसान डिस्पेयर में डूब जाए, इतना भयानक कि आत्मा तक कांप उठे। हर कोई उस दबाव में जकड़ गया, कोई हिल तक नहीं पा रहा था। लिनेटियन सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और खून उगलने लगा। बेहोश पड़े ग्यूमेनियाओं का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। 100 किलोमीटर दूर तक आम लोग बेहोश हो गए। यहां तक कि डीएन जैसा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ लेवल डिमोनिक बीस्ट भी डर से कांप उठा। उसके चेहरे पर वो भय था जो हड्डियों की गहराई से निकलता है, क्योंकि वो जानता था कि ये किस स्तर की शक्ति है। ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, वॉइड रिफाइनिंग भी नहीं। वो इस ऑरा को पहचानता था। फिर मिल्की वे के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसी पल चाइना हेडक्वार्टर्स के हेलीकॉप्टर्स का सिग्नल कट गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने एक ही बार में सब काट दिया हो। सिर्फ चाइना नहीं, बल्कि पूरी ब्लू स्टार का कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो गया। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन सिग्नल्स बंद हो गई। हर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर सिर्फ स्नो दिखाई देने लगा। सारे रडार्स ब्लैंक व्हाइट बोर्ड्स बन गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे ग्रह का म्यूट बटन दबा दिया हो। और तभी तारों की रोशनी पर कदम रखते हुए वो आकृति मिल्की वे से बाहर निकली। उसने काले रंग का लंबा रोब पहन रखा था, जिस पर डेमोनिक पैटर्न्स बने थे। काले और लाल रंग की इंटरट्वाइंड लाइंस उस रोब पर ऐसे बह रही थीं जैसे जलता हुआ खून। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे और स्टार लाइट में ठंडी चांदी जैसी चमक रहे थे। उसका चेहरा इतना फीका था कि लगभग पारदर्शी लगता था, इतना सुंदर जैसे वो इस दुनिया का ही न हो। उसकी भौहों के बीच एक लाल डेमोनिक मार्क था, जो किसी तीसरी आंख जैसा लगता था, या फिर हमेशा खिलता रहने वाला खून का फूल। ठंडा, हिंसक, पागल, लेकिन साथ ही दिल चीर देने वाली तन्हाई से भरा हुआ। वो हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से निकलती डेमोनिक ओंद्रा ने सैकड़ों किलोमीटर तक आसमान को गहरे लाल रंग में रंग दिया। उसकी आंखें इस अनजान स्टील जंगल पर घूमी। ऊंची इमारतें, हाईवेज, कारों की लाइट्स, सब कुछ उसके लिए पूरी तरह अजनबी था। फिर उसकी नजर नीचे गई। उसने खंडहर देखे, खून के निशान देखे, डियान को देखा, और आखिर में मुझे देखा।
जो केओस के बीच खून से लथपथ लड़खड़ाता खड़ा था। उसी पल समय जैसे रुक गया। हजारों मीटर की दूरी, दो दुनियाओं के समय और स्पेस के बीच हम दोनों की नजरें मिली। उसकी आंखों में शौक था, सरप्राइज था और एक ऐसी जटिल भावना थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वही नजर, बिल्कुल वही नजर जो मैंने 300 साल पहले पहली बार देखी थी, जब वो सिर्फ 5 साल की थी और मैंने उसे उस घास फूस की झोपड़ी से बाहर निकाला था। आंखें खोलते ही उसने मुझे पहली बार इसी तरह देखा था, जैसे निराशा के अथाह अंधेरे में अचानक रोशनी की एक किरण दिखाई दे जाए। इस विनाशकारी प्रेशर के नीचे डाइस्टियन खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, आंखें डर से भरी हुई थी। ये ऐसा भय था जो आत्मा की गहराई से पैदा होता है, कल्टीवेशन और ताकत से, जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों अस्तित्व एक ही स्तर के नहीं थे। वो बोलना चाहता था, दया मांगना चाहता था, धमकाना चाहता था, भागना चाहता था, कुछ भी, लेकिन उसका मुंह तक नहीं खुल पा रहा था। लेकिन लोलिंग सोआन ने मुझे देखने के बाद एक बार भी उसकी तरफ नजर नहीं डाली। उस पल से उसने अपनी नजरें मुझसे हटाई ही नहीं। तभी आकाश गंगा के भीतर एक तलवार की रोशनी फैल गई। वो बस हल्की सी चमक थी, जैसे काली स्याही पर सबसे हल्का ब्रश स्ट्रोक। लेकिन वही सोर्ड लाइट स्पेस को चीरती हुई निकल गई। उसने डीआरके डोमेन को पार कर दिया।